बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2010 के बाद इमरान ख़ान साहब के साथ एक शख्स साए की तरह नज़र आता था। वो कद में भी उन जैसा लंबा था और जिस दिन तक वो वज़ीर आज़म बने तो उस दिन तक उस शख्स को हमने साए की तरह इमरान ख़ान के साथ देखा। वो उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ भी थे और अब ओन चौधरी साहब बिल्कुल एक मुखालिफ सफ़ में खड़े नज़र आ रहे हैं और इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना के माविन ख़ुसूसी हैं केलो सियाहत के लिए। तो बड़ी मेहनत से हमने ओन चौधरी साहब को आमादा किया। बहुत शुक्रिया ओन चौधरी साहब। और पहला सवाल मेरा वही है कि 2011 से उनकी पार्टी में हवा भरी गई और उसके बाद लेकिन हमने देखा कि जिधर इमरान ख़ान साहब हैं, धरने की स्टेज हो, इंडिया का दौरा हो, किसी और मुल्क का हो, उम्रा हो, कुछ और हो, उधर ओन चौधरी साए की तरह नज़र आता है। उस रात कार्ड्स भी आपने तकसीम किए और बाकी लोगों को आपने मदऊ किया, लेकिन ख़ुद सुबह आप हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं थे और उसके बाद हमने देखा कि आप दोनों के रास्ते जुदा हो गए। तो ये क्या हुआ? सलीम भाई, पहली बात तो मैं जो बात कहूँगा हल्फन कहूँगा और ना झूठ बोलूँगा, ना सोचा है कभी कि मैं कोई गलत बात करूँ। ये तो इमरान खान भी कहते हैं कि मैं झूठ अगर नहीं झूठ बोलता। बोलूँ और साबित हो जाए तो डी चौक पे मुझे खड़ा करके उल्टा लटका दीजिएगा। सलीम भाई, मैंने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी जद्दोजहद की और उनके साथ उस वक्त में खड़ा रहा जब शायद उनके साथ चंद लोग खड़े थे और शायद कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ होने वाला है या कुछ कहीं पे आना है इन्होंने या किसी हुकूमत में आना है। और अपनी ज़िंदगी को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने बिज़नेस को, हर चीज़ को मैंने इग्नोर करके पहली प्रायोरिटी दी कि मैंने एक कॉज़ के पीछे जाना है, मैंने इनके साथ खड़े होना है, मैंने इनको सपोर्ट करना है, मैंने इनके साथ शाना बशाना इस लड़ाई का हिस्सा बनना है। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जब ये लड़ाई ख़त्म होगी और जीत करीब होगी और उस जीत का सिला मुझे ये मिलेगा कि मुझे रात को एक मैसेज आएगा कि किसी ने ख्वाब देखा है कि आप उस सुबह इस हल्फ बर्दारी में नहीं आ सकते। और अगर मेरी जद्दोजहद और मेरी कोशिशों के दारोमदार और सिला मुझे एक ख्वाब पे मिलना था तो वो मेरे लिए ऐसे था जैसे मेरे सर पे पहाड़ टूटा हो। अच्छा, सुबह जब आप यानी आपकी और इमरान खान साहब की अपनी कोई तलखी वलखी नहीं हुई थी? नहीं जी, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरी उनसे कभी तलखी हुई हो। लेकिन ये कोई तनाज़ा पहले से कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ ये था कि सुबह आपको इमरान खान साहब का मैसेज आया कि मेरी हलफ बर्दारी में आप नहीं आ सकते। मुझे रात को 2 बजे मैसेज आया और मेरे पास मैसेज ऑन रिकॉर्ड सेव्ड है। आप जब कहेंगे मैं वो मैसेज दिखा दूंगा आपको। तो उस मैसेज अगर फ़ैसले हमारी वफ़ादारियों के फ़ैसले ख्वाबों पे होने हैं तो इन फ़ैसलों से हम ऐसे ही अच्छे नहीं। तो इमरान खान साहब ने उसमें ये लिखा था कि किसी ने ख्वाब देखा है कि आपका आना ठीक नहीं है जी, और आपने सुबह हल्फ बर्दारी पर नहीं आना। और वो ख्वाब किसने, उनकी अहलियाना है? आपको पता ही है ख्वाबों पे कहाँ से फ़ैसले होते हैं और कौन करते हैं फ़ैसले और किन के ख्वाब आगे जो हैं जिनके ख्वाबों पे फ़ैसले हुए हैं आपके सामने हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक बुशरा बीबी से मुलाकात भी आपने उनकी करवाई थी। शादी उनकी वज़ीर आज़म बनने से कई माह पहले हुई थी। 6 माह सारे मामलात आप देखते थे, घर के भी, और आप उनके बहुत करीब थे। तो सवाल ये है कि उन्होंने खान साहब को आपको हटाने का या आपको दूर करने का पहले क्यों नहीं कहा? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो उनको पता है कि उन्होंने क्यों नहीं कहा, कि उनके प्लान में क्या था और उनका क्या प्लान था। लेकिन वो प्लान बाद में समझ आ गया कि प्लान एक्चुअली था क्या। नहीं, आपने कुछ गलत किया होगा ना, इसलिए उनको ख्वाब आ गया और ख्वाब अगर मैंने देखा। कुछ गलत किया होता तो शायद मेरा नहीं ख्याल खान साहब 3 सेकंड भी लगाते हैं पेट के अंदर बात रखने में, तो वो कब का बाहर आ गया होता। मेरा गलत मेरी वफ़ादारी थी और ख़ान साहब के साथ वफ़ादारी थी, ये मेरा कसूर था। नहीं तो वजह फिर क्या? अगर मेरी वफ़ादारी कहीं और होती तो मैं आज वहीं होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ नहीं हूँ। नहीं तो फिर वजह क्या ये थी? अल्लाह के फ़ैसले हैं। शायद अल्लाह ने मुझे बचाना था, मुझे अल्लाह ने इस जो ये 3 सालों में 4 सालों में ये इस पाकिस्तान से जो जुल्म हुआ है इससे अल्लाह ने मुझे दूर करना था और अल्लाह ने मुझे इनसे दूर करना था।
मैं अपने अल्लाह का ख़ास करम समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ने आईना दिखाया कि ये वो लोग नहीं हैं जिनके साथ वफ़ा की जाए, जिनके साथ रहा जाए। नहीं, लेकिन मैं फिर उसी सवाल पे आऊँगा कि आप किस नतीजे तक पहुँचे हैं कि आपको आखिर चलो ख्वाब की बुनियाद पे दूर किया गया एक एसएमएस के ज़रिए, लेकिन वजह क्या थी? क्या तकलीफ़ थी उनसे? आप कोई जहांगीर तरीन नहीं थे, आप कोई क्योंकि अलीम मैं खान वो नहीं थे? दीवार था जिस दीवार को उन्होंने अबूर करना था और उनके अपने मकासद पूरे होने थे। वो क्या मैं वो मकासद? रुकावट था। वो मकासद आपके सामने हैं। जो गैंग आगे आई, जिस गैंग ने इस पाकिस्तान को चलाया, जिस गैंग ने पंजाब को चलाया, ये वो गैंग के पीछे प्लान थी कि इसको हटाओ और ताकि हम अपने मकासद में पूरे होंगे। और आपने देखा उस गैंग में कौन कौन थे? उस गैंग में जनाब खातून अव्वल की जो दोस्त हैं फ़रा गोगी, एहसन जमील गुजर, और एक तोहफ़ा और आया जिसको बाद में उस्मान बुज़दार साहब की शक्ल में वो सामने ले आए। प्रॉब्लम ये है, कहने का मकसद ये है कि मैंने अपनी किसी वफ़ादारी का अवार्ड नहीं लेना था। मकसद कहने का ये है कि ये एक प्लान साजिश थी। ये इनका प्लान था कि इसको हटाना है और हमने अपने मकासद पूरे करने हैं। और वो मकासद क्या थे? मैंने ख़ुद प्राइम मिनिस्टर को आकर बताया। मैंने कहा ये आपने ये इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, ये आपने ये क्या कर दिया है? इस नाहल को पंजाब, आधा पाकिस्तान इसके हवाले कर दिया है। और उसका सिला मुझे ये मिला कि ठीक अगले एक हफ़्ते के अंदर मुझे पंजाब की काबीना से भी अलहदा कर दिया गया। आपने आके इमरान खान साहब को, बुज़दार साहब की वन ऑन वन मीटिंग में मैंने इमरान खान साहब को बताया कि सर आपके पंजाब को उस्मान बुज़दार नहीं, फ़रा गोगी और उनका मियाँ एहसन जमील गुजर चलाते हैं। मैंने उनको वन ऑन वन बताया और मैंने उन्हें कहा कि सर ये इसलिए हमने ये जद्दोजहद नहीं की थी। इन लोगों के लिए कौन लोग हैं जिन लोगों की जो जितनी तकर्री हो रही हैं, जितनी पंजाब में ब्यूरोक्रेसी चेंज हो रही है, जो वहाँ मंडी और बाज़ार लगा वो किस लिए लगा? वो हमने ये जद्दोजहद इसलिए की थी कि ये लोग आके मुसल्लत करेंगे आप हमारे ऊपर। नहीं तो ये फ़रा गोगी और उनकी मियाँ वगैरह बकौल आपके जो कुछ कर रहे थे, तो इसका बुशरा बीबी, क्योंकि वो तो कहते हैं कि बड़े नेक खातून हैं, और मानी का ख़ानदान, उनकी इसमें सरपरस्ती थी या कि नहीं, वो लाइलम थे? देखें, ये शीशे के घर में ये रहते हैं और ये लोगों को पत्थर मारते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये क्या प्लान था और क्या नहीं था। ये पूरी दुनिया को पता है और ज़ुबान ज़द आम है कि किसका प्लान था, कौन हुकूमत चलाता था पीछे बैठ के, किसके हुक्म चलते थे, पंजाब में किसका ऑर्डर चलता था, पंजाब में किसके नाम से ट्रांसफ़र पोस्टिंगें होती थी। रात को ख्वाब आता था लेकिन दिन को बैग आ जाता था। और उसके रात को ख्वाब आता था, दिन को बैग आ जाता था और उसके बाद फ़ैसला होता था। ये मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ। ये बातें शायद खान साहब कहीं मेरे तो इल्म में भी नहीं है। यानी ये ख्वाब और रूहानियत के फैसले हकीकी नहीं होते थे, वो बैग का नतीजा होते थे। आप मेरे से लिस्ट लेना चाहते हैं? आप कौन से डिप्टी कमिश्नर का बताएंगे पोस्टिंग पैसों के बगैर हुई? आप कौन से कमिश्नर की बताएंगे पैसों के बगैर पोस्टिंग हुई? कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पैसों के बगैर पोस्टिंग हुई? आपके चीफ इंजीनियर तक तो पैसों से लगते रहे इस सूबे में। इस सूबे के साथ ये तो हुआ है। क्या इमरान खान इस चीज़ से लाइल्म है? क्या उनको इस चीज़ का, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने के बावजूद, तो ख्वाब तो बरीगाला में देखा जाते थे, लेकिन तो बैग लाहौर पहुंच जाता था। बैग लाहौर पहुंच जाते थे, बिल्कुल पहुंच जाता था। आप ये बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि मैं इस कैबिनेट का, इस हुकूमत का हिस्सा क्यों रहा। मैं रिग्रेट करता हूं सलीम भाई कि मैंने उस वक्त ये एक्सेप्ट क्यों किया। मैंने तो कहा कि मुझे इन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हें पंजाब में ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, तुम वहाँ पे देखो, तुम मेरे आइज़ एंड ईयर्स हो, तो मुझे हकीकतन बात बताना जो पंजाब में हो रहा होगा। तो खबर बारी का और उनके बेटे भी इस दौरान किरदार रहे। ये सारी गैंग मिली हुई थी, ये सब मिले हुए थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को किसी का इल्म नहीं है। ये जो पैसा, जो डीपीओ, जो डीसी, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये सब ये मानेका फैमिली तो ऐसे रूल कर दी जैसे इनके बाप को वज़ीर आज़म लगा दिया गया है। ठीक है, लेकिन मकसद कहने का ये है नया पाकिस्तान। क्या ये था वो पाकिस्तान जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की? आपको पता है हमने तो वो कुछ किया जो इनकी औलाद ने इनके लिए नहीं किया। हमने तो वो कुछ किया, वो ड्यूटी दी है जो इनकी सगी औलाद नहीं दे सकती इनके लिए ड्यूटी। मैं ये बात हल्फ ओथ दे के कहता हूँ। हमने सारी रात 22-22 घंटे जागा हूँ धरने पे। 22-22 घंटे मैंने ड्यूटी दी है, खड़े हो गए कंटेनर के अंदर। कौन ऐसा शख्स है? हाँ, हम आज वो 16 साल वाले कहते हैं हम 22 साल पुराने हैं। 22 साल पुराने सिर्फ बूथा दिखाने आ जाते थे।
लेकिन अब तो उनके सोशल मीडिया पे आपके ख़िलाफ़ ये चीज़ें भी उनकी तरफ से बहुत चलती हैं कि आपने उल्टा इमरान खान के नाम को बहुत यूज़ किया है और उनके नाम पे बहुत पैसा कमाया है और आपकी हैसियत सारी उसकी वजह से बनी है। आप ऐसा करें ना, आप मेरे भी असासे चेक करवा लें और फ़राग गोगी के भी चेक करवा लें और इमरान खान साहब के भी चेक करवा लें, किसके बड़े हैं इन 5-7 सालों में और किसके कम हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पार्टी के ऊपर पैसा लगाया ही होगा जितनी मेरी हैसियत थी, जितनी मेरी कैपेसिटी थी। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा सरमायादार हूँ या मैंने कोई बहुत सरमाया लगाया, लेकिन 100 क्या 1 का मैं रवादार नहीं हूँ लेने का इस पार्टी से। मैं वॉलंटियरली काम करता था, सुबह दोपहर शाम रात तक काम करता था। एक पैसे का रवादार नहीं, ना मैं कोई तनख्वाहदार नहीं था इनका। मैं अपने जज्बे से काम कर रहा था, अपनी मेहनत से काम कर रहा था और मैं सारी पार्टी को मैंने अकोमोडेट किया जिसको। मैं आपको तो ये नहीं बता सकता, जिनको ये सुबह उठ के गालियाँ देते थे मैं उनकी शाम को मीटिंग करवा देता था उनसे, क्योंकि मैं कहता था नहीं, हमने एक अपने अच्छे बंदे को लूज़ नहीं करना। इनको तो इधर से कोई कान में कहता था, ये सुबह कहते थे उसको पार्टी से निकाल दो, लेकिन हमने तो वो फिर भी ऐसा नहीं होने दिया। मैं कहता था नहीं। मसलन आज इमरान खान साहब के बहुत बड़े स्टार हैं, मेरे लिए मेरे दोस्त भी हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। फवाद चौधरी साहब इलेक्शन हार गए, ज़िमनी इलेक्शन। उन्होंने 1-2 ट्वीट्स कर दी कहीं पार्टी के ख़िलाफ़ और पार्टी के कुछ लोगों ने आके खान साहब का ये देखें जी फवाद ने ये क्या कर दिया। खान साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा अभी नोटिफिकेशन निकालो और इसको पार्टी से फारिग कर दो, अभी इसको पार्टी से निकाल दो। फवाद चौधरी के बारे में, फवाद चौधरी साहब के बारे में, ये मैं ऑन ओथ आपको बता रहा हूँ। फवाद साहब जिंदा हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप। मैंने कहा सर मैं करता हूँ। मैंने दोपहर का वक्त गुजारा, मैंने रात का वक्त गुजारा। उन्होंने कहा तुमने इसको निकाला नहीं। मैंने कहा जी मैं नोटिफिकेशन बनाता हूँ, आप ज़रा रिलैक्स करें, अभी मुझे ज़रा आप थोड़ा टाइम दें। मैंने तरीन साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये अच्छी बात नहीं है, वो एक अच्छा स्पोक्स पर्सन है, अगर उसने ये कोई एक आधी गलती की, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए, पार्टी का इसमें फ़ायदा नहीं होगा। हमने अगले दिन खान साहब को बुलाया, रिक्वेस्ट की, फवाद को बुलाया और हमने फवाद को निकालने के बजाय पार्टी का स्पोक्स पर्सन लगवा दिया। बहुत सारे लोगों ने, अल्लाह मरहूम एक हमारे भाई थे, उन्होंने बहुत चीखें मारी कि ये क्या कर दिया, वो भी उसको निकालने के चक्कर में थे फवाद को, ठीक है। लेकिन हमने उसको, और वो फवाद आज पार्टी का स्टार बने हुए। तो ये जिसको दिन में गालियाँ निकालते थे, हम तो फिर भी उनको बचा लेते थे कि यार नहीं, हमारी वो पार्टी का हिस्सा है, हमारी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमने पार्टी के लिए दिलो जान से काम किया था और पार्टी की तरक्की और पार्टी की कामयाबी के लिए काम किया था। इसलिए नहीं किया था कि जिस दिन ख्वाब आएगा और हमें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हम पे कोई इल्ज़ाम लगाए ना, नहीं एक तो मेरे पे इल्ज़ाम लगाएं, करप्शन का लगाएं इल्ज़ाम, मेरे पे इल्ज़ाम लगाएं कि मैंने टिकटें बेची हैं, मेरे पे इल्ज़ाम लगाएं कि मैंने इमरान खान का नाम बेचा है। मैंने तो यही सारे इल्ज़ामात आप पे उनकी सोशल मीडिया की तरफ से लग रहे हैं, तो आप उनके सोशल मीडिया पे तो किसी की इज़्ज़त महफूज है ही नहीं भाईजान। उनका सोशल मीडिया तो लोगों की इज़्ज़तें उछाल रहा है। मैं तो ये भी उनको सोशल मीडिया को कहूँगा, तो आप दलील और जवाब क्यों नहीं दे? मैं उनको जवाब दे नहीं हूँ, मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ। उनकी क्या हैसियत है? वो तो आपको और किसी को भी नहीं बख्शते हैं, आपको भी इस चीज़ का इल्म है। वो तो हर किसी जिसने पार्टी के ख़िलाफ़ जाना है उसने उसको बिकाऊ कह देना है। ये तरबियत नहीं है, ये तरबियत ना दें सोशल मीडिया को। अगर हम आपकी बातें खोलने को बैठे तो आपका सोशल मीडिया तो आपको डिफेंड ही नहीं कर सकेगा। मैं आपकी बातें खोलने को आया तो आपका सोशल मीडिया आंखें बंद करके, कान बंद करके घर बैठ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपने सोशल मीडिया को लगाम दें, उनको कहें लोगों की इज़्ज़त मत उछालें, लोगों की इज़्ज़त। सोशल मीडिया तो उनके 16,000 के करीब पेड लोग हैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? जो भी पेड लोग हैं, आपके लीडर ने आपको कहना होता है ना, मैसेज तो लीडर की तरफ से जाता है ना, या लीडर कहता है कि उनको गालियाँ दो। लेकिन हम ये कहते हैं, मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात उनके सोशल मीडिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ, आप प्लीज़ ये ना करें, और ख़ास तौर पे मेरे साथ तो बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि मैं वो कुछ करूँगा जिसका आपके पास जवाब नहीं होगा। मैं बात करूँगा, हक़ाइक़ पे बात करूँगा जो हकीकत है, और मैं दलाइल से बात करूँगा जो मेरे साथ हुआ और जो मैंने किया, मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ से किया। आपका मुँह उठाते हैं, आप ज़मीर फ़रोश कह देते हैं। आपको पता है ज़मीर फ़रोश होते क्या हैं? आप मुँह उठाते हैं, आप गद्दार कह देते हैं। आपको पता है कि गद्दार कहते किसको हैं? आपने मुल्क का ठेका लिया हुआ है कि आप मुल्क के ठेकेदार हैं? आप होते कौन है किसी को गद्दार? अच्छा, मैं इसलिए भी आपकी रिस्पेक्ट करता था कि जब आप खान के साथ थे तो आप उनके साथ लायल थे, और सैकड़ों मरतबा मेरे पास भी आए हैं मुझे बनाने के लिए और मेरे सामने खान की सफाइयाँ करते थे।
आज आप ये गवाहियाँ दे रहे हैं, मैं उस वक्त भी आपको बताता था कि जो मेरी माँ को गालियाँ पढ़वाता है ये उसको, आज चलो ये एक गवाही तो दे दे कि ये जो हमारी ट्रोलिंग होती थी ये खान के ईमा पे होती थी या वो लोग अपने तय करते थे? आप मुझे बताएं, मैं खान साहब की मर्ज़ी के बगैर किसी को उनको मिलवा सकता था? नहीं मिलवा सकता था। हाँ। तो उनकी मर्ज़ी के बगैर अगर आप कहें कि किसी की ट्रोलिंग होती है, उल्टा उनको चाहिए कि उनको कहना कि आप ये मत करें, किसी की इज़्ज़त को ऐसे नहीं उछालें। इसका मतलब ये है कि किसी की रजामंदी तो होती थी ना। तो रजामंदी के बगैर तो कोई वर्कर काम नहीं करता ना, अपने लीडर की मुखालफत में तो कोई काम नहीं करता। तो ये खान साहब जो दीन की बात करते हैं, हमारे बिल मारूफ की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे माओ को गालियाँ 2018 से पहले दीन कहाँ था? 2018 से पहले हमने तो कभी दीन की कोई बात, हम तो चाहते थे कि हमसे दीन की बातें करें, लेकिन ये मज़हब की बात को बीच में, इस्लाम को और दीन को लाना, मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। ये उनका अपना एजेंडा है, जो भी है। आपने करनी सियासत है, तो हम जब हक़ और सच की बात करते हैं तो आप तो वो सुनते नहीं थे बात, तो वहाँ कहाँ जाता है आपका इंसाफ? जब हम हक़ सच की बात करते हैं कि आपने एक चोर को, एक नाहल को और एक करप्ट को पंजाब का सीएम लगा दिया है, तो वहाँ अमल बिल मारूफ, वहाँ कहाँ जाते हैं? वहाँ पे आपका फैसला क्या होता है? उस्मान बुज़दार चोर था और नाहल को तो हम कह सकते हैं, लेकिन करप्ट भी हैं। और ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। मसलन आपको आगे नज़र आ जाएगा कैसी कैसी दास्तान खुल के बाहर आएगी उनकी, कैसे कैसे इंकशाफ होंगे, आपके सामने आ जाएंगे। नहीं, वो तो बड़ा सादा आदमी है यार बेचारा। और मैं भी सादा आदमी हूँ, मैं आपको क्या लगता हूँ? मैं आपको नहीं, आप तो खैर बड़े जानदीदा आदमी है और नहीं, लेकिन सादा लोग जो होते हैं वो ज़्यादा घुने होते हैं। और सादगी का जो लिबादा ओढ़े होते हैं ना, उनको ज़्यादा अपनी वारदात करने का तरीक़ाकार आता है। लेकिन आप तो शुरू में उनकी टीम का हिस्सा रहे, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया सलीम भाई, उनकी कैपेसिटी कितनी थी? सलीम भाई, गवर्नेंस जिस शख्स को नेस्ले और नेस्पा का डिफरेंस नहीं पता, अगर आप प्रेजेंटेशन ले रहे हो, मैं ये बात ऑन ओथ कह रहा हूँ, जिसको पीसीबी के चेयरमैन का नहीं पता कि वो क्या होता है, उसको आप पंजाब का वज़ीर आला लगा दें और आप कहें नहीं ऑन, तुमने उसको सुनना है, उसकी मदद करनी है। बुज़दार साहब को नेस्ले और नेस्पा का फ़र्क मालूम नहीं था। मैं आपको ये बात हकीकतन कह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन के वक्त उसके बाद पता चला जी, उनको पूछा गया कि ये नेस्ले और नेस्पा में फ़र्क क्या है, तो मैं अगर 1 घंटा उनकी प्रेजेंटेशन, मैंने कहा आपने ज़ाया कर दिया है, तो पहले ही आप पूछ लेते कि जिनको DGA, GDA, LDA, CDA, RDA का नहीं पता, उसको आपने वज़ीर आला लगा दिया। नहीं तो इस तरह जिसको सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन का ना पता हो, जिसको सेक्रेटरी आपके एडिशनल सेक्रेटरी DS का ना पता हो, उसको आपने लगा दिया। आपने आधे पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा शख्स लगाया जिसका आपको पता है कि ये किस तरफ से आया है, और क्योंकि वो डमी लगाना है, आपने डमी लगा के आपने अपना काम चला। नहीं तो जो LDA को नहीं जानता था, जो नेस्ले और नेस्पा के फ़र्क और फिर उसने LDA में ऐसे ऐसे काम दिखाए कि आपकी सोच होगी। नहीं तो मैं यही जानना चाहता हूँ ना, जिसको LDA और GDA और RDA का नहीं पता था, उसने नहीं ऑन भाई, मैं ये कि अगर बुज़दार साहब को LDA और उसका पता नहीं था GDA का, तो फिर उसने करप्शन कैसे की? इतना सादा आदमी करप्शन कैसे कर सकता है? तो ये है, क्या हमने इस दिन के लिए ये जद्दोजहद की थी? क्या हमने नए पाकिस्तान के नारे इस बुज़दार के लिए लगाए थे, फ़राग गोगी के लिए लगाए थे, एहसन जमील गुज्जर के लिए लगाए थे? क्या ये जद्दोजहद इन लोगों के लिए थी कि ये सूबा इनके हवाले कर दिया जाएगा? तकलीफ़ इस बात की है, तकलीफ़ ये है कि आपने अपने लॉयल लोगों को दूर कर दिया। आपने अलीम खान जैसे लॉयल लोग, उस वक्त जब आप अलीम खान की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो ओन चौधरी साहब, ज़ाहिरी बात है कि इंसाइक्लोपीडिया है वो इमरान खान साहब की ज़ात का, तो उस हवाले से मज़ीद भी उनसे कुछ सवालात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ओन चौधरी साहब, इस वक्त वो उनका नारा है कि जी आज़ादी, ठीक है, किससे आज़ादी चाहते हैं? वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं? क्या आज़ादी? क्या मतलब हम अमेरिका से आज़ादी? हाँ, हम तो आज़ाद मुल्क में हैं, हम किससे आज़ादी लें? किससे? मतलब जब हम हुकूमत में थे, जब आपकी हुकूमत थी, तब हम ग़ुलाम थे या आज़ाद थे? अब आपकी हुकूमत नहीं है तो अब आपको आज़ादी चाहिए। मुझे समझ नहीं आती ना, आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी चाहते हैं आप? वो कहते हैं मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। आपकी हुकूमत आपके अमाल ने गिराई है।
आपकी हुकूमत आपकी वजह से आपके अपने वज़न से गिरी है। नहीं आप अगर आप एनालिसिस करें ना बैठ के, आपके अगर जो करीब लोग जो आपने अपने एडवाइज़र लगाए हुए हैं ना, उनको खड़ा करें लाइन में और जूते मारना शुरू कर दें। उन्होंने गिरवाई है आपकी हुकूमत, जो आपके एडवाइज़र हैं उन्होंने गिराई है आपकी हुकूमत। और आपको पास कोई नैरेटिव नहीं है बेचने को, आपके पास कोई चूरन नहीं है बेचने के लिए, इसलिए आपने अमेरिका का नैरेटिव पकड़ लिया कि आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। आपकी हुकूमत हर बात हल्फन कहते हैं। आपकी हुकूमत को तो गोद में बिठा के लोरी दिलाई गई है। आपकी हुकूमत को तो प्यार किया गया जैसे एक नौमौलूद बच्चे को प्यार किया जाता है। और आपने तो वो किया इस हुकूमत के लिए जो मैं नहीं कह सकता, जो मैं नहीं बता सकता। मेरे अंदर भी कुछ स्टेट सीक्रेट्स हैं, मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जरा जो मैं नहीं बता सकता इस मुल्क की खातिर। आप अपनी हुकूमत को आप जानते हैं या मैं जानता हूँ कौन लाया आपकी हुकूमत को, कैसे बनी आपकी हुकूमत। मत ये पंडोरा बॉक्स खुलवाएं, मत ये कहें। वो खुद ही की बात कर रहे हैं, इकबाल की खुद ही की। तो इस दौरान खुद ही की बात उनको खुद से पूछें कि उनकी हुकूमत किसने बनवाई। खुद से सवाल करें, आप करें, लोग करें, उनसे खुद जवाब दे दें। आवाम का मैंडेट आप मेरा मुंह मत खुलवाएं तो अच्छा है। ये किसका मैंडेट किसके गले में आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मैं जानता हूँ, इमरान खान साहब जानते हैं, लेकिन वो अब जानने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए ये है कि आप ये नारा, ये नैरेटिव बेचना, लेकिन आजकल वो बूट पॉलिश करने की बात करते हैं, उसके लिए उसने बूट तो पॉलिश नहीं किए ना। छोटी बात करते हैं वो। अगर उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है, अल्लाह ने उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया, उनको ज़ेब नहीं देती ऐसी बातें करते। उनको ज़ेब बिल्कुल नहीं देता कि वो किसी इज़्ज़तदार शख्स के बारे में ऐसी बात करें। कल वो वज़ीर-ए-आज़म थे, आज अल्लाह ने किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बनाया। ये अल्लाह की इज़्ज़त दी हुई है। और लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया था। लोग हैं और वो इज़्ज़तदार लोग हैं, वो इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है। लेकिन वो कहते हैं कि इस नाम से पुकारते हैं, आप अपने आप को छोटा करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई आप लीडर हैं या मस्करे हैं, ये बताएं। आपको ये लोग, ये तो इज़्ज़तदार लोग ये बात नहीं करते। ये ऐसे नाम इज़्ज़तदार लोग और लीडर लोग ऐसी बात नहीं। मैंने तो किसी लीडर से खुददार लोग जो है किसी दूसरे का सपोर्ट नहीं लेते, तो उन्होंने हुकूमत में आने के लिए किसी का सपोर्ट लिया था। भाई मुझे आप मौलाना मदूदी साहब, आप पिछले कितनी दहाइयों के लीडरों के नाम उठाएं, भुट्टो साहब, क्या किसी ने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की थी कभी? नहीं, वो तो खैर दूसरी तरह के लोग थे। अब उनको इमरान खान से मिलाना ये तो मैंने ये तकलीफ़ से कहा है, मैंने एक वक्त गुजारा उनके साथ। हाँ। लेकिन मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं इनके बारे में ऐसे अल्फाज, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा इंसान नहीं है। वो मुझे क्या नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता है, कोई असूल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। जिनको आजकल वो सुनाते रहते हैं और दबकाते रहते हैं, वो उनके इक़्तिदार में लाने में कोई हाथ था? वो जिनको सुनाते हैं ना, उनको सुनाने की जुर्रत ना ही करें तो अच्छी बात है, क्योंकि इनको पता है कि इनके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ और क्या हुआ। जेन्युइन इलेक्शन उसने नहीं जीता था। मैं कह रहा हूँ कि ये जिनको सुनाते हैं उनको ये मत सुनाएं तो इनके लिए बेहतर है। तब आपका असूल कहाँ था? तब आपका ज़मीर नहीं कहता था कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, यार ये तो फ़लानी पार्टी से आ रहा है, ये गद्दार है, ये ज़मीर फ़रोश है। उस वक्त वो दूध से धुल जाता था जब पटका उसके गले में आता था, वो नीट एंड क्लीन हो गया, पीटीआई में आ गया। ये है सियासत। लेकिन एंटी अमेरिकन और एंटी वेस्ट तो इमरान खान है ना। सारी ज़िंदगी वहाँ रह के और एंटी बन गए। अब आप सारी ज़िंदगी गर्मी 8-8 महीने वहाँ गुजारें, वहाँ मौज करें, आधी ज़िंदगी का हिस्सा वहाँ गुजार दें, बच्चे वहाँ हैं, आधी फैमिली वहाँ है, और आप कहें मैं एंटी वेस्ट हूँ और एंटी अमेरिकन हूँ। मैं इस पे भी क्या जवाब दूँ आपको? अब मैं आपको क्या जवाब दूँ इस बात? नहीं, अमेरिका और इनके बारे में, उनके ख्यालात वेस्ट के बारे में अभी चेंज हुए हैं, वरना तो भाग के गए हैं। वो तो जब अमेरिका से वापस है तो ऐसे लगा उन्होंने खुद कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ, मुझे आज ये लगा। आपको याद है एयरपोर्ट पे कैसे उनको रिसीव किया गया, कैसे रिसेप्शन मिली, और उन्होंने कहा कि मैंने तो आज ऐसे लग रहा है कि वर्ल्ड कप जीत लिया है और अब एंटी अमेरिका। क्योंकि आपके पास कुछ जवाब ही नहीं है देने को कि आपको आपकी परफॉर्मेंस की वजह से निकाला गया है। उनको ये एतराज़ भी है ना कि अपोजिशन के लीडर किसी से क्यों मिले, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी से क्यों मिले थे। लेकिन जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, मैं ये जानता हूँ कि वो क्यों मिले थे मोदी नहीं से। जब मोदी मैं ही वो मीटिंग कराने वाला हूँ। हाँ, तो आप ना पूछें कि वो मीटिंग किसने कराई। मैंने पूछना है, मैंने जानना है कि अब वो कुछ बातें राज दिल में भी रहने दें। आप बिल्कुल चाहते हैं कि ये बिल्कुल इनको कोई जवाब ही ना आए मेरे आगे। वो अब तब मोदी कहाँ था? मैंने वो मीटिंग अरेंज कराई थी और मुझे पता किसने अरेंज की और किसका कहा गया कि किसको पता ना चले, और हमने कैसे मीटिंग कराई। तब तो फिर मोदी खान साहब की ख्वाहिश थी मोदी से मिलने की। वो जो अगर मिले तो ख्वाहिश थी ना,
हाँ। अगर ख्वाहिश नहीं थी तो फिर क्यों मिले? और किसके ज़रिए अरेंज करवाया? बस ये आप ना पूछे तो उन साहब की इज़्ज़त के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं चुप रहूँ। और एजेंडा क्या था? एजेंडा यही था कि बस मैं बहुत अच्छी और नेक सियासत करने वाला हूँ फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए। हाँ। एजेंडे बहुत सारे थे, लेकिन कुछ एजेंडे सामने नहीं ला सकता। नहीं, मुलाकात में तो आप मौजूद थे, तो उनसे कैसी बातचीत रही? लेकिन वो देखें, वो ये बातें फिर बहुत सारी निकलेंगी अगर एक बात निकलेगी, लेकिन वो मैं नहीं कहना चाहता कि वो कैसे मीटिंग हुई, कौन था उस मीटिंग के पीछे, किसने कराई वो मीटिंग। ऐसी बहुत सारे सवालात उठेंगे उसके ऊपर। अच्छा, खुद बजाते खुद इमरान खान साहब ऑनेस्ट तो है ना? देखें, मैं अगर आपको आके कहूँ कि मैंने अपनी आंखों के सामने एक चीज़ देखी है जो गलत हो रही है, और मैं आपको हल्फन उस चीज़ के बारे में बताऊं कि ये ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके सूबे में करप्शन हो रही है, और अगर आप उसके सुनने के बावजूद उल्टा मुझे पीछे फेंक दें और मेरी बात को गलत समझें, तो मैं तो ज़मीर मेरा ये गवारा नहीं करता। मैं समझता हूँ फिर आप जानबूझकर लाइल्म होना चाहते हैं कि आप हकीकत नहीं सुनना चाहते। तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ आपको। अच्छा, तोशाखाना के कुछ मामलात भी आपको मालूम है? तोशाखाना आ गया, तोशाखाना से जो गया, जो माल आया, जो माल बिका, वो इनाम बैठा है ना, वो जो बनी गाला में था, उससे पूछें बुला के, उसने नहीं बेची घड़ियाँ। कहाँ पे बेची? इस्लामाबाद की शॉपिंग मॉल में नहीं बेची जाके उसने घड़ियाँ। उसने रसीदें ला के नहीं दी, उसने वो तोहफे तहाइफ नहीं बेचे। वो जिसको अभी अपना CSO रखवा लिया है, वो खुरम ADC, उसने वो घड़ी नहीं बेची। वो इनाम को बुलाएं या बनी गाला से बुलाएं, उसको निकाल नहीं दिया बनी गाला से। वो इनाम सब कुछ बताएगा आपको कि उसने किस किस से कौन कौन सी घड़ी लेके बेची। तब कहाँ गया? उसके पास रसीदें हैं, बिल हैं कि वो तोशाखाना से जो चीज़ आई और जो इनके पास तोहफे आए, ये स्टेट की होती हैं एसेट। तो इसमें खुरम के अलावा कौन कौन मुलविस थे इसका? मैं आपको बस मोटी मोटी बात बता रहा हूँ ना कि आप ये उनसे आप तोशाखाना की बात की, अगर ये बात गलत साबित हो तो आप मुझे लटका दें उल्टा। आप इनाम को बुला के पूछें कि आपने घड़ी बेची कि नहीं बेची, आपने तहाइफ बेचे कि नहीं बेचे, आपने रसीदें ला के घर में दी हैं कि नहीं दी हैं। तो इसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि तोशाखाना से चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं, आपने गिफ्ट बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं। अच्छा, एक बुज़दार का तो आप बहुत जिक्र करते हैं। एक हमारे सूबे में भी एक बुज़दार लगाया गया है, मैं उनको बुज़दार प्लस कहता हूँ, कुछ लोग उनको वाइट बुज़दार कहते हैं। अजीब अलकाबात तो दुरुस्त नहीं है। बहरहाल महमूद खान साहब, ये एक स्टोरी है। अच्छा, ये मेरे पास एक स्टोरी है कि महमूद खान क्यों CM बने। हाँ, तो ये हमें बताएं। आपके प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा और वो स्टोरी खत्म नहीं होगी। नहीं, तो ये काइंडली वो किसी और वक्त में करना। नहीं यार, हमारे सूबे का भी कुछ हक है ना। आप लोग बिल्कुल पंजाब आपके सूबे का हक है, लेकिन परवेज़ खटक को क्यों नहीं बनाया गया और उनको क्यों बनाया और गया? अगर परवेज़ खटक साहब CM होते तो आज इस सूबे को वो कहीं और लेके गए होते, इस सूबे की तरक्की बढ़ी होती। और अगर ये समझते हैं आप कि सूबे ने स्वीप किया है तो वह आज़म खान की वजह से नहीं किया, पर ये सियासी लोगों की वजह से होता है। आपको वोट सियासी लोगों की वजह से पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी आपको नहीं जितवाती है। और आपने क्रेडिट आज़म खान को दे दिया। नहीं, ब्रीफली मुझे ये बताएं ना, ब्रीफली, कि क्यों उनको नहीं बनाया गया? वो तो खुद कहते थे खान साहब, और ये भी तो उसी तरह गुमनाम आदमी थे ना। आप कहते हैं मैं अफगानिस्तान जाना चाहता हूँ, तो वो तो देखें वो तो खान साहब खुद अपनी निजी महफिलों में बैठ के कहते थे, अपने दोस्तों को भी कहा उन्होंने कि मैं परवेज़ खट्टक को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानता था। अच्छा, एज ए CM। और वो मैं समझता हूँ कि परवेज़ खट्टक साहब बड़े बाशऊर, सियासी बसीरत रखने वाले सियासतदान हैं, और मेरे ख्याल से वो उस वक्त अच्छा उनको तो नहीं बनाया, उन्होंने कोलिशन लेकिन फिर आतिफ खान, शाह फरमान, ABC को छोड़ के इनको क्यों बनाया? उधर तो फराह खान थी, तो इनको किसके कहने पे बनाया? सलीम भाई, मैं जो खट्टक साहब की बात मुकम्मल करना चाह रहा था, खट्टक साहब को जो उनकी सियासी बसीरत और अकल समझ आती थी वो करते थे, और उसका उनको फ़ायदा होता था, PTI को भी फ़ायदा होता था ये। और देखें, उन्होंने भी कोलिशन गवर्नमेंट चलाई, लेकिन उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलाई। और उसका ये वो मैं मानता हूँ, उनके सियासतदान होने में कोई दूसरी बात नहीं है, और शायद इसीलिए उनको तो नहीं बनाया गया क्योंकि वो कद काट वाले थे। वो उनकी वज़ादारी यहाँ तक है कि उनको बुरा भला भी कहा जाता था। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि महमूद खान को क्यों बनाया गया, ये राज मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
बस ये एक लंबी कहानी है। नहीं, लंबी को मुख्तसर करें, किसकी सिफारिश? कमज़ोर आदमी को लाना था उन्होंने, एक कमज़ोर शख्स को लाना था। हाँ। जो उनकी बात माने और जो वो दिन। लेकिन उधर कमज़ोर की सिफारिश तो फराह खान थी ना, तो इधर कौन था? इधर भी एक दो लोगों ने कह दिया तो उन्होंने फिर इनका नाम दे दिया। कमज़ोर से कमज़ोर ढूंढना था, वो मिल गया। नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो ओन चौधरी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ रहिए। आप ओन चौधरी जो है वो ताकतवर को नहीं छोड़ता, आप एक ताकतवर को छोड़ के आप उस जहांगीर तरीन के पास क्यों गए कि जिस जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ अदालत का फ़ैसला आ चुका था? देखें, इस पे मैं आप चाहूँगा कि आपने मेरी बात सुनी है। तरीन साहब से मेरा सिर्फ सियासी ताल्लुक़ नहीं है, तरीन साहब की मेरा फैमिली ताल्लुक़ है। उनकी बेगम साहिबा, मैं उनको अपनी वालदा का दर्जा देता हूँ, वो मेरी माँ की तरह हैं और उन्होंने भी मुझे अपने बच्चों की तरह, मेरे साथ उनका एक रिश्ता है। और ये जब रिश्ते ऐसे होते हैं वो सियासत से बालातर होते हैं, और जहाँ पे ऐसे रिश्ते हों वहाँ पे मैं सियासत को कुछ भी नहीं समझता। और जो इन्होंने तरीन साहब के साथ किया है और जो तरीन साहब की खिदमात हैं इस पार्टी के लिए, जो तरीन साहब ने इस पार्टी के लिए, इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया, धरने से लेके हुकूमत को बनाने वक्त तक, हुकूमत रिफ़ॉर्म की, एक एक उठाकर MPAs को, MNAs को बुलाकर पार्टी ज्वाइन कराकर इनकी मरकज़ में भी हुकूमत बनाई, इनकी सूबे में भी हुकूमत बनाई। और आज उस जहांगीर तरीन पे इन्होंने उनकी बच्चों तक पे FIR वो तो कहते हैं कि वो अपने जहाज़ का भी किराया लेते थे, एक टके के भी रवादार नहीं थे वो लेने के। जितना जहाज़ हेलीकॉप्टर उनका इस्तेमाल हुआ, इसका जहांगीर तरीन ने किराया नहीं लिया था। कभी तरीन साहब ने अपने जहाज़ का कोई किराया आज तक नहीं लिया। ये बात जो कहता है आप उसको मेरे सामने लाएं, मैं आपको उसको झूठा साबित करके दिखाऊंगा। कभी जहांगीर तरीन साहब, बात पैसे की नहीं है, बात डिटर्मिनेशन की है, बात आपके जज्बे की है, बात आपकी लगन की है, लगाव की है। जिस लगाव से उन्होंने पार्टी के साथ काम किया, पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया और पार्टी के लिए पैसा भी खर्च किया। बनी गाला का दफ्तर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया, पार्टी का सेक्रेटेरिएट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया, पंजाब का सेक्रेटेरिएट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया। और इसका खर्चा जहांगीर तरीन, खान साहब उनकी टीम नहीं, एक मिनट, इसका खर्चा जहांगीर तरीन उठाते थे? बिल्कुल, तरीन साहब ने उनकी जहाँ तक भी वो कर सकते थे वो पार्टी के लिए करते थे। और धरने पे भी उन्होंने बहुत, मैं गवाह हूँ, मैं बनीगाला और इस सेक्रेटरीट का खर्चा आई वॉज पार्ट ऑफ धरना टीम, आई वॉज देयर। तरीन साहब ने एक एक सड़कें के मामला, सफाई के मामला, खाने के मामला, टीम बनाई, ट्रांसपोर्ट बनाई, और साउंड सिस्टम वाला, लाइट सिस्टम वाला, अलीम खान साहब की टीम, सब ने मिलकर काम किया। वहाँ पे कहाँ थे वो पुराने, वो कहते थे मैं 20 साल पुराना हूँ, मैं 26 साल पुराना हूँ। हमें तो उसको कोई नज़र नहीं आता था 26 साल पुराना। 22-22 घंटे हम जागते थे। मकसद कहने, लेकिन कहते हैं जहां तरीन साहब ने जवाब में कमाया भी बहुत, ये जो सब्सिडी वगैरह। ये बड़ी एक नामुनासिब सी बात है कि आप एंड में ये कह दें कि उन्होंने अपने कारोबारी बेनिफिट्स लेने के लिए ये हुकूमत का साथ दिया। तब आपको कारोबारी बेनिफिट्स नज़र नहीं आते थे जब आप उनका जहाज़ इस्तेमाल टैक्सी की तरह करते थे। जब आप जुडिशल कमीशन में उन्होंने हर टीम उन्होंने तैयार की, आप एक एक लॉयर की टीम वो तैयार करते थे, पार्टी को ऑर्गेनाइज़ वो करते थे, लोगों की जॉइनिंग्स वो कराते थे। और आज आपने एक छोटा सा अल्फाज बोल दिया जो कि एक बड़ी छोटी बात कर दी आपने कि अलीम खान ने अपनी ज़मीन रेगुलाइज़ करानी थी। अलीम खान तो आपकी पार्टी से आने से पहले का अपनी सोसाइटियों का काम कर रहा है। अगर वो इतना बदनाम था, अगर इतना बुरा था अलीम खान, तो आप तब भी ना लेते अपनी पार्टी में। आपने अपनी पार्टी के जलसे भी ऑर्गेनाइज़ कराए अलीम खान से, आपने अपनी पार्टी के काम भी करवाए अलीम खान से। कौन सा ऐसा काम, कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिस पे अलीम खान ने सपोर्ट नहीं किया आपको, फाइनेंशियली सपोर्ट किया? मैं इस चीज़ की विटनेस हूँ, बिल्कुल किया सपोर्ट। आपके लाहौर के इलेक्शन, आपका इलेक्शन, आपका लाहौर की अपनी सीट का इलेक्शन अलीम खान लड़ता रहा। आपने तो उसको टिकट भी नहीं दिया 2013 में, वो तो फिर खड़ा रहा आपके साथ। और 18 में आपने बुजदार, क्योंकि आपको हुक्म आया और आपने उसको अंदर करा दिया। ये बात दुरुस्त है कि अलीम खान को इमरान खान ने अंदर करवाया था? देखें, ये बात मैं नहीं कहता, बाकी लोग बहुत कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अलीम खान साहब बेकसूर थे और उनका सिर्फ कसूर ये था कि वो CM के कैंडिडेट थे और इसलिए उनके साथ ये सलूक हुआ। और अभी तो वो कह रहे हैं कि नैब को कोई और चला रहा था, लेकिन
चेयरमैन नैब को तो खुद इन्होंने भी ब्लैकमेल किया था ना। आप अपने दोस्तों के लिए ऐसे फ़ोन कर सकते हैं कि उनके केसेस बंद करा दिए जाएं, तब आपके असूल कहाँ जाते हैं? किस दोस्त के लिए फ़ोन किया? बस कई, एक दोस्त नहीं, कई मेहरबान दोस्तों के लिए आपने फ़ोन करके आपने कहा कि जी इनके आज़म खान के लिए मैंने कहा ना जी कई ऐसे दोस्त हैं, तो तब आपके असूल कहाँ जाते हैं? आपने नहीं कराए तो आप हलफ दे के कह दें कि आपने नहीं कराए। आपको ये चीज़ें, आपको बड़ी बड़ी बातें तब याद नहीं आती। उनकी भी होने दें इंक्वायरी, उनकी भी स्क्रूटनी होने दें। उनको नैब को इंक्वायरी करने देनी चाहिए थी उनकी। आपके अभी भी आपके ऐसे केसेस हैं खड़े में, आपके केसेस, आपको पता चल जाएगा उन केसेस में है क्या। आपको फॉरेन फंडिंग में पता चल जाएगा क्या है, फॉरेन फंडिंग में क्या है, आपके सामने आ जाएगा जो केस है, आपको पता चलेगा। लेकिन आपके तो बहुत पहले से सब कुछ सामने है ना। आपको सामने आ जाएगा, जो कुछ आएगा आपके सामने होगा। ये सब केसेस जो हैं ये तब तक आप, जब आप इक़्तिदार में थे, जब आप इक़्तिदार का मज़ा लेते हैं, तब आपको हर चीज़ लगती है कि आपके अंडर कंट्रोल है, लेकिन आपको ये नहीं पता ये वक्त गुज़र जाना होता है। ये वक्त गुज़रना है और किसी और वक्त ने आना है। आपको उस वक्त की तैयारी करनी चाहिए। और जब आपके वो वक्त आए तो आप कहते हो कि आपने, गद्दारों ने हमारे मुल्क में आ गए हैं, ज़मीर फ़रोश आ गए हैं इस मुल्क में। 6 महीने पहले तो कोई गद्दार की बात नहीं चल रही थी, कोई ज़मीर फ़रोश की बात नहीं चल रही थी। तब तो आप कह रहे थे मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पर जहांगीर तरीन और अलीम खान के अलावा भी सुना है कि बहुत सारे लोगों ने तोहफे तहाइफ दिए हैं शमूलियत के मौका पे। देखिए ये मैं इस बारे में नहीं आता कि किसी ने क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन जिसने जो दिया है वो बस वो उनका ज़र्फ़ है और इनका ज़र्फ़ है। जो हुआ है वो अल्लाह ही जानता है क्या हुआ है। बाकी बातें तो आप बहुत सारी सुनते हैं, लेकिन जो इस मुल्क के साथ हो गया ना, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है इन 4 सालों में। इस पंजाब के साथ जुल्म, ऐसा जुल्म हुआ है कि तारीख़ में ऐसा जुल्म नहीं हुआ। पंजाब के मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा भाई लाहौर से इलेक्ट हुआ, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, नून लीग के ख़िलाफ़ लाहौर से इलेक्शन लड़ना आसान नहीं है। बड़े बड़े इनके स्टार बैठे हैं, आए ना अगली दफ़ा आएँ, लड़के दिखाएँ इलेक्शन, मैदान लगेगा, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। और आप उठाते हैं किसी को गद्दार बोल देते हैं, किसी को आप ज़मीर फ़रोश बोल देते हैं। आप अपने गिरेबान में तो झांके कि आप खुद क्या हैं। नहीं, खुद आप, यही बुनियादी सवाल है। लेकिन जब आपके पास ये लोग आ रहे थे तब आप चौधरी साहब आपसे ज़्यादा करीब से उनको किसी ने शायद देखा हो खलवत में, जलवत में, उसमें। नंबर 1, मैं तो उनको महब वतन समझता हूँ, आप समझते हैं कि नहीं? नहीं, मैं इस बारे में, मैं उनकी तरह ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता कि मैं कहूँ कि जिसकी मैं वजाहत ना कल को दे सकूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि जानते हुए भी कुछ चीज़ों को इन्होंने इग्नोर किया और जानबूझकर किया। दूसरा, इस वक्त वो अपनी ऐसे लोगों की इन्फ्लुएंस ली जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनका पार्टी से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं ऐसे मिनिस्टर आपको बताऊं जो खुद कहते हैं कि हम पैसे दे के मिनिस्टर बने पंजाब में, खुद कहते हैं वो। और ऐसे मिनिस्टर वफाक में बताऊं, अनिल मुसर्रत और आरिफ नकवी के साथ इनका ताल्लुक़ क्या था? जी, उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी, अनिल मुसर्रत से भी। आरिफ, बुनियाद क्या है? देखिए, अनिल मुसर्रत उनके पुराने दोस्त हैं। नमल में भी उनके फ़ंड रेजिंग करते थे, शौकत खानों में भी की, बेसिकली नमल में ज़्यादा करते थे। लेकिन अनिल मुसर्रत एक्चुअली तो, जुल्फ़ी बुखारी इतना ज़्यादा अहम क्यों है? जुल्फ़ी साहब के पास बहुत सारी गिदड़ सिंगी हैं, तो वो अपना स्किल दिखाते हैं, अच्छी, इज़ अ गुड PR पैन, तो इसलिए वो काम चला लेते हैं अपना। इमरान खान साहब दूसरों को झूठा कहते हैं मैं खुद सच बोलता हूँ, झूठ बोलते हैं इमरान खान साहब? मैं आपको इतनी ब्लंट बात क्या बताऊँ कि वो सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं। आपके सामने हैं सारी बातें, आपके सामने हैं कि मैं जो बातें कर रहा हूँ आपसे, अगर मेरे सच को यकीन नहीं करना, अगर मेरी बात को नहीं माना गया, कि मैं तो ये नहीं कह रहा कि मुझे कहीं लगा दिया जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके सूबे के साथ आपकी पार्टी से जुल्म हो रहा है। तो अगर आप सच को नहीं मानते तो आप कहेंगे कि मैं सब ठीक है, सब अच्छा है। तो ये तो आप सब बेहतर जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या गलत है। आपके सामने हाल है। आप एक भी ज़मीनी इलेक्शन आप नहीं जीत सके पंजाब में। अच्छा, अब 2 चीज़ें कही जाती है। एक, उनके हामी वो कहते हैं कि देखें इमरान खान साहब इतने उसूली हैं
कि जब बात आ जाती है तो वो जहांगीर तरीन जैसे लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर लेते हैं, वो अलीम ख़ान जैसे लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर लेते हैं, वो बड़े बड़े ताकतवर इदारों से एक मिनट टक्कर ले लेते हैं। दूसरी बात ये की जाती है कि नहीं वो मोहसिन कुश है, इसमें कौन सी बात दुरुस्त? देखें, तरीन साहब शुगर कमीशन बना, बहुत सारी बातें लिखी, आज कहाँ है शहजाद अकबर, किधर है आज़म ख़ान, कहाँ गया उनका केस? वो तो कुछ साबित नहीं कर सके, कुछ ऐसा साबित नहीं हो सका। मैं जानता हूँ, मुझे मेरे कुछ अंदर दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि शहजाद अकबर ने प्राइवेट सेल बनाए सिर्फ जहांगीर तरीन के ऊपर काम करने के लिए, और मैंने ये इमरान खान साहब को भी बताया। अच्छा, कि ये प्राइवेट सेल बने हैं, काम कर रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, मैंने इनकी लॉयल्टी में इनको बताया कि मैंने कहा कि ये आप इनके ऊपर काम कर रहे हैं, शुगर कमीशन के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर कोई देखें कुछ निकला है, आप ये देखें कि आप किसी के ऊपर इस हद तक जाएं कि उनकी बेटियों के ऊपर पर्चे करवाएं। आज़म खान के पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट और इतनी कुर्बत की वजह क्या थी इमरान खान साहब? आज़म खान साहब एक चालाक आदमी थे, अपने बातों की वजह से ज़्यादा अपना वक्त गुजार गए, लेकिन आज़म खान साहब की प्रॉब्लम तो यही थी कि उनके तरीन साहब के साथ जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसके बाद उन्होंने तरीन साहब को खान साहब के कानों में कहा गया कि जी ये शुगर कमीशन बनेगा और ये हुआ है, और बड़ा तो आज़म खान को तो तरीन साहब लाए थे। बस फिर हज़रत अली का कॉल है ना, जिस पे एहसान कर उसके शर से डर। तो जिस पे आपने एहसान किया हो, हमने भी कुछ और एहसान किए होंगे, तो आज हमें भी उनके शर उन्होंने मारा है। तो ये तो मौला अली 1400 साल पहले। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो इमरान खान, और मैं मौला अली के बड़ा मानने वाला हूँ। हाँ। और ये बात मैंने जिस दिन मेरे साथ ये हुआ तो मुझे उसी दिन मेरी वालदा ने कहा कि चुप कर जाओ, बस अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई बेहतरी लिखी है। अच्छा चलो, उस वक्त तो आप चुप कर गए, लेकिन ये हम कौम जानना चाहती है कि इमरान खान साहब की टीम में कोई उनको हक सच बात करने वाला कौन कौन लोग 4-5 सिरे फहरिस्त थे, और उनको मिसगाइड करने वाले या इस वक्त उनको जिस रास्ते पे लगाए कौन कौन लोग ज़्यादा मिसगाइड करने में अहम थे? देखिए, मेरे ख्याल से तो मेजॉरिटी ज़्यादा है मिसगाइड करने वालों की। जो चंद एक मुखलिस लोग थे वो उनसे दूर हो गए। और ठीक है, लीडर सबकी बातें सुनते हैं और सबकी सुननी चाहिए, लेकिन अपने मुखलिस लोगों को दूर नहीं करना चाहिए। आप ये जो मुनहरिफ अराकीन की बात करते हैं, ये मुनहरिफ अराकीन क्यों बने? क्योंकि खान साहब ने इनको 4 साल कहीं किसी खाते में नहीं लिखा, कहीं उनकी ये ऐसे ही लावा पकता है ना आपके अंदर जब आपको इग्नोर किया जाता है। जहांगीर तरीन साहब वो शख्स थे जो इन लोगों को मिलते थे, इन लोगों की ग्रीवेंसेस दूर करते थे, इन लोगों से बात करते थे, वो सियासी लोगों को समझते थे, सियासी लोगों के मामलात को हल कराते थे। तो ये लोग सियासी लोग होते हैं। नहीं, मिसगाइड करने वालों में अगर आप 5 नाम बता दें, 1 2 3 5 नहीं है, दर्जन नाम है। नहीं, लेकिन टॉप के 5। लेकिन वो आप मेरे से नाम ना पूछें, आपको पता है सब नामों का, और आप सबसे वाकिफ़ हैं, आप उन सबसे वाकिफ़ हैं जो उनको पुदीने के पेड़ पे चढ़ाए बैठे हैं कि आप मुसलमान उम्मा के लीडर हैं। आप ऐसे लोग, आपको ऐसे लोगों का पता है वो जो कह रहे हैं बस आप ही आप हैं, बाकी सब कुछ नहीं है। आप इनको हकीकत बताएं। बहुत शुक्रिया ओन चौधरी साहब। यकीनन मेरा सीना ये हज़ारों सवालात से भरा पड़ा हुआ है और आपका सीना भी हज़ारों राज़ों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन एक हमारी अखलाकियात भी इजाज़त नहीं देती, क्योंकि किसी न किसी मामले में उसके फिर ज़ातियात के पहलू निकलते हैं और हम सबको गुरेज़ करना चाहिए। इमरान खान साहब करते हैं या नहीं करते, वो तो बहरहाल जो कुछ भी करवाते हैं, लेकिन इसलिए मैं वो सवालात आपके सामने नहीं रख सकता, और आपने भी बहुत सारे जवाबात अवॉइड किए, मैं समझ रहा था। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। ओन चौधरी साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ आज के इस खुसूसी जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।